नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं आरजी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। जब भी हम इतिहास पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा जो शुरुआत है वो होती है प्रागैतिहासिक काल से, और ये मनुष्य का इतिहास। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इतिहास है वो कहा किसे जाता है। तो आप याद रखोगे कि जो इतिहास है वो अतीत घटनाओं का वर्णन है। अतीत यानी कि पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं का जो वर्णन है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास में हम पुराने समय में घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं। अतीत का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, आप याद रखोगे कि जो अतीत का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। तो अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय है, बीती हुई काल अवधि है, उसका अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आप याद रखोगे इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है कि इतिहास का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इतिहास का जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस। और इतिहास जो है वो क्या है? तो इतिहास जो है वो है अतीत की घटनाओं का वर्णन। अतीत का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। पुराने समय में घटनाएं हुई हैं उनका जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? वो हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। साथियों, अब अगर हम लोग इतिहास के वर्गीकरण की बात करें तो इतिहास जो है इसको बांटा गया है आपका तीन भागों में। सबसे पहले आपका आता है प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास का जो सबसे प्राचीन भाग है, इतिहास की जो सबसे प्राचीन काल अवधि है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है शामिल की जाती है। अब ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य जो है वो किसी लिपि से परिचित नहीं। याद रखेंगे कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसमें जो मनुष्य है वो किसी भी लिपि से जो है वो परिचित नहीं था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आता है आपका पाषाण काल और दूसरा जो है वो आता है आपका ताम्रकाल। अभी आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इसी सेशन में। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इस काल में मनुष्य जो है किसी लिपि से परिचित नहीं था। इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है पाषाण काल और इसका जो दूसरा भाग है वो कहलाता है ताम्रकाल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बाद में इतिहास का जो अगला भाग है वो आता है आपका, और उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखेंगे जो इतिहास का अगला भाग है, जो इतिहास का दूसरा भाग है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसमें मनुष्य लिपि से तो परिचित था परंतु उनकी जो लिपि है वो अभी हम लोग नहीं पढ़ सके। याद रखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य था वो तो लिपि से परिचित था, लेकिन उनकी जो लिपि है वो अभी हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी। अब इसके अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये इतिहास के किस भाग के अंतर्गत आती है? ये आती है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके बाद इतिहास का जो तीसरा भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। इतिहास का जो तीसरा भाग है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसमें जो मनुष्य है वो लिपि से परिचित था और इनकी जो लिपि है वो पढ़ी जा सकती। और इसके अंतर्गत इतिहास के जो तीन भाग आते हैं उसमें पहला भाग आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये इतिहास के किस भाग के अंतर्गत आता है? ये आता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। जिसका हमें लिखित वर्णन मिलता है, जिसकी लिपि हम पढ़ सकते हैं, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल और ताम्र जो है काल, और इसमें मनुष्य किसी लिपि से परिचित नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है? इसमें जो है हड़प्पा काल और जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो शामिल किया जाता है। इसमें मनुष्य तो लिपि से परिचित था परंतु उनकी जो लिपि है
वो भी हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी। ऐतिहासिक काल जो है इसमें मनुष्य लिपि से परिचित था, वो लिपि पढ़ी भी जा सकती है और इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ये शामिल किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो साथियों, जो प्रागैतिहासिक काल है, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला भाग है वो है आपका पाषाण काल और इसका जो दूसरा भाग है वो है ताम्रकाल। अब जो ये पाषाण काल है, तो ये पाषाण काल है, इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से जो पाषाण काल है उसे भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है आपका पुरा पाषाण काल और इसका जो दूसरा भाग है वो कहलाता है आपका मध्य पाषाण काल और इसका जो तीसरा भाग है वो कहलाता है आपका नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आइए आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है आखिर उसका अर्थ क्या है। तो साथियों देखो, जो प्रागैतिहासिक काल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस काल में मनुष्य जो है ना वो किसी लिपि से परिचित नहीं, मनुष्य जो है किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, किसमें, प्रागैतिहासिक काल में। और इस कालखंड की जानकारी हमें मिलती कैसे है, इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेष, हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है प्रागैतिहासिक काल की, केवल कुछ अवशेष मिलते हैं जिनसे हमें इस समय अवधि के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। हम पता लगा सकते हैं कि उस समय जो है मनुष्य कैसे रहता होगा, उस समय जो है क्या उसके जो है कार्य रहे होंगे जो उसने किए होंगे, ये हमें केवल अवशेषों से जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो ये पाषाण सभ्यता है इसकी खोज जो है वो कब की गई और किसके द्वारा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखोगे कि भारत में सर्वप्रथम जो पाषाण सभ्यता की खोज है वो वर्ष 1863 में की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम जो पाषाण सभ्यता की खोज है वो वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो साथियों भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत में पाषाण सभ्यता की खोज वर्ष 1863 रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जो प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण है हम उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पहला भाग है वो कहलाता है पुरा पाषाण काल। तो आइए डिस्कस करते हैं पुरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो है उन्हें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है वो इतिहास का सबसे पहला भाग है और प्रागैतिहासिक काल का भी जो सबसे पहला भाग है वो है पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग है आपका मध्य पाषाण काल, जो तीसरा भाग है वो है आपका नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, आरंभिक समय था और इसकी जो अवधि है वो थी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। हालांकि यहाँ पर जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझने में केवल आसानी रहे इसलिए हम समझ सकते हैं कि लगभग आज से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का जो समय रहा था वो पूरा पाषाण काल में शामिल किया था और ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यहीं से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत होती है। ये मानव का इतिहास है, मनुष्य का इतिहास है। तो मनुष्य का जो इतिहास है इसकी शुरुआत हुई थी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय में और वो समय था पूरा पाषाण काल का। इसी समय का जो मनुष्य था उसे हम क्या कहते हैं, आदि मानव। आदि मानव आपने सुना होगा, तो आदि मानव हम किसे कहते हैं, आदि मानव हम उस मनुष्य को पूरा पाषाण काल में रहता था। साथियों इसके अलावा जो ये पूरा पाषाण काल का मनुष्य था इसका जीवन जो है ना वो अस्थिर था, ये एक जगह जो है वो नहीं रहता था, ये शिकार करके अपना भोजन करता था, शिकार की तलाश में ये जो खाना बदोश का जीवन है वो व्यतीत करता था। यानी कि शिकार की तलाश में जिस तरह से जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस काल में जो मनुष्य था वो भी शिकार की तलाश में, शिकार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो विचरण करता था, वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। साथियों इसके अलावा इस समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आग की। याद रखेंगे कि इस समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो आग की खोज।
तो आपको याद रखना है कि जो आग की खोज है वो किस काल में की गई। आप याद रखोगे कि आग की जो खोज है वो पुरा पाषाण काल में की। आग की खोज कब की गई? पुरा पाषाण काल में की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे आप इसको। इसके अलावा इस समय जो मनुष्य है वो शिकार के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग, तो पत्थर के जो बड़े औजार हैं उनका प्रयोग किस काल में किया जाता था? पुरा पाषाण काल में किया। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं कि आग की खोज जो है वो किस काल में की गई? पुरा पाषाण काल में। इसके अलावा जो पत्थर के बड़े औजार हैं उनका प्रयोग किस काल में करना शुरू किया गया? पुरा पाषाण काल में। इसके अलावा इस समय मनुष्य ने चित्रकारी करना भी शुरू कर दी थी। तो मनुष्य को पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, मनुष्य किसी लिपि से तो परिचित नहीं था, लेकिन वो चित्रकारी करता था। वो चित्रकारी करता था गुफाओं में, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर हमें इस काल के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पुरा पाषाण काल में जो चित्र हैं, जो शैल चित्र, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं से। तो आग की खोज जो है वो कब की गई? साथियों, आग की खोज जो है वो पुरा पाषाण काल में की। याद रखेंगे, आग की जो खोज है वो कब की गई? आग की खोज जो है वो पुरा पाषाण काल में की गई। इसके अलावा जो पत्थर के बड़े बड़े औजार हैं उनकी जो खोज है वो किस काल में की गई, या फिर इनका जो प्रयोग है वो मनुष्य किस काल में करता था? तो पुरा पाषाण काल में करता था। इसके अलावा इस समय मनुष्य ने जो शैल चित्रकारी है उसकी भी शुरुआत कर दी थी। जो भीमबेटका की गुफा, वहां पे हमें ऐसे जो शैल चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। साथियों, प्रागैतिहासिक काल का जो अगला भाग है वो है मध्य पाषाण काल। पहला भाग हमने पढ़ लिया पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल। तो आइए इसको डिस्कस। साथियों, मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि है वो मानी जाती है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय मनुष्य ने जो पशुपालन है वो करना शुरू कर दिया था। तो मनुष्य ने जो है वो पशुपालन करना शुरू कर दिया था किस काल में? मध्य पाषाण काल में। जो पुरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, भोजन के लिए वो क्या करता था? शिकार करता था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है यहाँ पे मनुष्य ने पशुपालन करना जो है वो शुरू कर दिया। और इस समय मनुष्य ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया। पुरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार होते थे वो कैसे होते थे? पत्थर के हथियार कैसे होते थे? बड़े होते थे आकार में, उनका आकार काफी बड़ा होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने छोटे और नुकीले जो हथियार हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और ये जो छोटे हथियार हैं जो कि मध्य पाषाण काल में प्रयोग किए जाते थे मनुष्य द्वारा, इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के छोटे हथियारों का मनुष्य प्रयोग करता था वे हथियार क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं माइक्रोलिथ। याद रखेंगे साथियों। इसके अलावा कि मनुष्य ने कौन सा जानवर सबसे पहले पाला, यह प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो पाला गया जानवर था वो था कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो जानवर कौन था? वो जानवर था कुत्ता। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखोगे। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। तो आप याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो है वो पशुपालन की शुरुआत की। और मनुष्य के द्वारा पाला गया जो सबसे पहला जानवर था वो जानवर कौन था? तो वो जानवर कुत्ता था। साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद में नव पाषाण काल की तरफ। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका जो तीसरा भाग है वो है आपका नव पाषाण काल। हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग पढ़ा मध्य पाषाण काल। अब जो तीसरा भाग है हम उसे डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा भाग है नव पाषाण। तो नव पाषाण काल की जो काल अवधि है वो है आपकी 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे नव पाषाण काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस काल के मनुष्यों ने स्थायी आवास का निर्माण कर लिया था। जैसा कि हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है उसका कोई भी स्थायी आवास नहीं था। वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। वो शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता रहता था। एक शिकार की खोज में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। और इसके अलावा जो मध्य पाषाण काल है वहां पे मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी आवास का निर्माण कर लिया, और इसने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी शुरू किया। तो याद रखेंगे, नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ मनुष्य ने कृषि करना भी शुरू कर दिया। और कृषि के कारण ही जो स्थायी आवास है वो संभव हो सका। क्योंकि अगर खेती करेंगे किसी स्थान पर तो वहां पर उसे रहना पड़ेगा।
तो जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया तब उसने उसी के पास में रहना भी शुरू कर दिया और मनुष्य ने यहाँ पर अपना स्थायी आवास जो है वो बनाना प्रारंभ कर दिया। साथियों, नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो है पहिए की। पहिए की खोज कब हुई? पहिए की जो खोज है वो हुई है नवपाषाण काल। अभी हमने पढ़ा था आग की खोज कब हुई, तो आग की जो खोज है वो हुई पुरापाषाण काल में, और पहिए की जो खोज है वो कब हुई? वो हुई नवपाषाण काल में। याद रखेंगे कि जो पहिया है ये कब खोजा गया? पहिया जो है ये खोजा गया नवपाषाण काल में, और आग की खोज कब हुई थी? आग की जो खोज थी वो हुई थी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, एक जगह पर नहीं रहता था। शिकार की खोज एक जगह से दूसरे जगह तक वो घूमता रहता था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, और जो नव पाषाण काल है उसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी प्रारंभ किया, स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया, और साथ ही साथ मनुष्य ने पहिए की कर ली। तो पहिए की खोज होती है नव पाषाण काल में, याद रखेंगे आप इसे। साथियों, इसके अलावा कुछ जो है जो नव पाषाण काल का आखिरी भाग था, जो नव पाषाण काल का आखिरी भाग था, उसी समय जो है ताम पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। यानी कि नव पाषाण काल का जो अंतिम समय था उसी समय जो ताम्र पाषाण काल है उसकी शुरुआत हो जाती है। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ताम्र का अर्थ क्या होता है? ताम्र का अर्थ होता है तांबा। तो नव पाषाण काल के बाद ही या फिर नव पाषाण काल के अंतिम समय में ही ताम्र पाषाण काल जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, याद रखेंगे। और यहाँ पे मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? यहाँ पे मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली। यहाँ पे मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और मनुष्य ने जो है पत्थर के साथ साथ जो तांबे के उपकरण है उनका प्रयोग करना भी शुरू किया। तो इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि पत्थर के साथ साथ यहाँ पे मनुष्य ने क्या किया कि जो तांबे के उपकरण थे उनका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। तो मनुष्य पहले तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, जैसे कि आपने देखा कि जो पूरा पाषाण काल था वहां पे मनुष्य पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था। फिर मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के छोटे और नुकीले जो औजार थे उनका प्रयोग करना शुरू किया गया, जिसको माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। जो पत्थर के छोटे और नुकीले हथियार थे जिन्हें मध्यकाल में प्रयोग किया, मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में प्रयोग किया, उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। और नव पाषाण काल के अंतिम समय में, नव पाषाण काल के अंतिम जो है काल अवधि में मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली, और तांबे के जो उपकरण थे उनका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया, और इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तांबे की बनी हुई चीजें हैं जो मनुष्य जो है अपने उपयोग में लाता था। साथियों, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर जो है वो कौन था? कौन सा पशु था जिसको सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया? आप याद रखेंगे, सही आंसर जो है वो है आपका कुत्ता। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वो धातु कौन सी है? वो धातु है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला कौन सा अनाज जो है वो उगाया गया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो अनाज उगाया वो अनाज है जौ और गेहूं। मनुष्य ने सबसे पहले जौ की कृषि करना प्रारंभ किया, और उसके बाद में गेहूं की कृषि वो मनुष्य के द्वारा की गई। तो जौ और गेहूं ये सबसे प्राचीनतम। इसके अलावा साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले कृषि जो है वो कहाँ पर की? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो कृषि है वो की मेहरगढ़ में, जो कि अब बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में आता है वर्तमान। तो मनुष्य ने सबसे पहले जहाँ पे कृषि की, जहाँ पे हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वो स्थान का नाम है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में आता है। इसके अलावा मनुष्य के गर्तावास में रहने के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? गर्तावास में रहने के जो मनुष्य के प्रमाण हैं वो मिलते हैं हमें बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में स्थित। तो मनुष्य गर्तावास में रहता था, ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये प्रमाण हमें मिलता है बुर्ज होम, और बुर्ज होम जो है वो कहाँ है? वो है कश्मीर। साथियों, इसके अलावा सबसे पहले चावल के प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले जो चावल के प्रमाण है वो हमें मिलते हैं कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा जो है ये कहाँ? ये है उत्तर। सबसे पहले चावल के प्रमाण हमें कोल्डिवा से मिलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित। इसके अलावा मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले जो शैलचित्र हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले जो शैलचित्र हैं वो हमें मिलते हैं भीमबेटका से। भीमबेटका जो है वो कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वो था आपका प्रागैतिहासिक काल। आई होप ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।
अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।